अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबरें देंगे, एक तो ये है कि असद तूर अनसेंसर्ड की जो खबर थी कि आइनी अदालत की जगह इसी सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच के क़याम की तरफ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। हम आज से 3 दिन कबल आपको ये खबर दी थी, वो अब दुरुस्त साबित हो रही है। वो क्या मामला है और किस तरह से अब पीपल्स पार्टी को जो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट है वो फंसाती और ख़ुद जूते छोड़ के भागती नज़र आ रही है। ये क्या है, आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, ये क्या वो डेस्परेट मेयर्स हैं, इस पर आपको बताएंगे। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से वो जो हम बात कर रहे थे वो भी असद तूर अनसेंसर्ड की खबर दुरुस्त साबित हुई कि कमेटी के बनाए हुए बेंचेस में ये जजेस नहीं बैठेंगे। वो भी आपको बताएंगे कि आज वो मामला सामने आया और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच ने इनकार कर दिया बैठने से। इसके अलावा हम आपको ये भी आज ज़रा बात करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस्तेमाल हो गए और उनको अब इस चीज़ का एहसास है और उस वजह से वो थोड़े डेस्परेट हुए हुए हैं, थोड़ा उनका मूड ख़राब है, कैसा बिहेव कर रहे हैं वो, कुछ आने जाने वाले क्या बता रहे हैं कि काजी साहब का आजकल मूड कैसा है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का, ज़रा वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए यहीं से आगाज़ लेते हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ जब अगर आपको याद हो चीफ जस्टिस होते थे साकिब निसार, अपने आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का 1 माह पहले नोटिफिकेशन आ गया था चीफ जस्टिस बनने का। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नोटिफिकेशन आने के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार बड़े मायूस नजर आते थे और फिर उन्होंने एक दफ़ा इधर कोर्ट में रिमार्क्स देते हुए भी डैम के मामले के ऊपर और डिस्प्लेयर अपना कन्वे किया, क्योंकि वो कहते थे कि इमरान खान को हुकूमत में लाने वाला मैं हूँ। नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया, नून लीग को बाहर किया, ये किया वो किया, पार्टी उहदे से उठाया, सेनेट इलेक्शन में उनकी जमात को बाहर किया और उनको ये उम्मीद थी कि उनकी इन खदमात के एवज़ कि शायद हो सकता है इमरान खान साहब जो कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे और जनरल बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, ये लोग उनको एक्सटेंशन देंगे। लेकिन हुआ क्या, वो एक्सटेंशन ना मिल रही तो वो भी बड़े फ्रस्ट्रेट थे, उन दिनों में बड़ा चिड़े हुए होते थे। इवन के बताते हैं कि उस वक्त वो जस्टिस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कौन थे, जस्टिस शाकिरुल्लाह जान के कौन थे, वो उनके साथ बड़ा जाके बैठा करते थे। तो सदा उनके साथ भी उन्होंने कुछ इतना अच्छा बिहेव नहीं किया। कौन थे जस्टिस थे, मुझे भी नाम नहीं याद है, शायद जस्टिस शाकिरुल्लाह जान नहीं थे, कोई और थे। तो वो इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर आगे आसिफ सईद खोसा, उनको भी फौज ने एक्सटेंशन का लारा दिया हुआ था, उन्होंने भी एक्सटेंशन की लालच में कोई कसर नहीं छोड़ी नून लीग के खिलाफ जाने की। इवन के मियां नवाज शरीफ साहब को जस्टिस अतर मिल्ला ने बेल दी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इधर बैठ के उन्होंने पूरे पैरामीटर्स तय कर दिए कि ये होगा तो जमानत हो सकती है वरना नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो हार्डशिप का प्रिंसिपल उन्होंने डिफाइन किया। ऑडियो वीडियो आएगी जब जज अरशद मलिक की आई तो उन्होंने उसके ऊपर भी कह दिया कि कौन सी ऑडियो और वीडियो एडमिसिबल होगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो उन्होंने पैरामीटर्स बना दिए। तो वो भी कि किसी तरह से नून लीग को कोई बेनिफिट ना मिल सके। एंड में इन्होंने आसिफ सईद खोसा को गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए वो अमजद नियाजी साहब के जरिए एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव करवाया उनकी एक्सटेंशन के लिए, लेकिन वो उसको कोई घास पर डाली गई और वो फिर रह गई ना एक्सटेंशन मिली। तो फिर एंड में उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का कैसे इजहार किया, उन्होंने जाते जाते जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन का केस टेकअप कर लिया कि लॉफुल हुई है कि नहीं। तो 3 दिन इधर बड़ी रौनक लगी रही, उन्होंने खूब रिमार्क्स दिए, खूब जनाब लोगों ने कहा लो जी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन तो सुप्रीम कोर्ट कालेदम करार देने जा रही है। लेकिन एंड में उनको शायद अपनी हैसियत पता थी तो उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को कालेदम करार नहीं दिया, घर चले गए। अब बारी आई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की। इन मौसूफ को भी एक्सटेंशन लेने की बड़ा चाव था। ठीक है, इन्होंने जो सॉरी टू से सुप्रीम कोर्ट के साथ किया, जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के साथ किया, जनाब वाला इलेक्शन चोरी करवाने के लिए 13 जनवरी का फैसला दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन 8 फरवरी का
एक रिग्ड इलेक्शन हुआ। फिर उस रिग्ड इलेक्शन को कवर देने के लिए जो कुछ इन्होंने किया, ना वो बल्ले का रिव्यू लगाया, ना जिसे कहते हैं मखसूस नशिस्तों का मामला सेटल किया, ना कुछ। वो माल गनीमत में लूट के उन्होंने हुकूमत को की 2/3 मेजॉरिटी बनवा दी, और पीटीआई को सिंबल नहीं था, कुछ नहीं था, वो सुन्नी था को तो करीब एक गन मचा हुआ। ठीक है, वो करते करते मखसूस नशिस्तों के केस तक मामला आया, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस काजी फैसल जो कुछ किया आपको मालूम है। उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी थी वो तोड़वा दी, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, जस्टिस मोइनुद्दीन खान को डाला, ये सब कुछ किया इन्होंने भी। ठीक है, फिर वो 63A का केस लगा के वो फैसला दिया जो हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग देता। बेचारों ने सब कुछ किया कि एक्सटेंशन मिले, लेकिन अब इनको भी एक्सटेंशन नहीं मिल रही। अब इनके साथ भी हैंड हो चुका है, ये भी इस्तेमाल हो गए, जैसे साकिब निसार इस्तेमाल हो गए थे, आसिफ सईद खोसा इस्तेमाल हो गए थे, तो काजी फैसल भी अब इस्तेमाल हो गए। ठीक है, इस्तेमाल हो के अब वो घर जा रहे हैं। तो अब कहते हैं कि इस वजह से बड़े आजकल कुछ जो उनको आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो राय हैं, वो जो इन ऐवानों में घूमते रहते हैं, उस फ्लोर पे आते जाते रहते हैं, या जिनकी उनके दफ्तर तक रसाई है, तो ऐसे कुछ ज़राए बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल आजकल काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। वैसे भी उनका कुछ सुप्रीम कोर्ट में लोगों से बिहेवियर नहीं था, साथ ही जजेस भी इसी वजह से अमूमन उनसे शाकी रहते थे कि उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। हमने तो ओपन कोर्ट में भी उनका देखा कि साथी जजेस से जिस तरह को बिहेवियर करते थे, जस्टिस आयशा मलिक से, जस्टिस मुनीब अख्तर से, जस्टिस मंसूर अली शाह से, जस्टिस अतर मिल्ला से, तो ये हम तो ओपन कोर्ट में भी उनका बिहेवियर देखते रहते। तो आप सोचिए कि ओपन कोर्ट में उनका बिहेवियर ये होता था, तो बंद दरवाज़ों के पीछे उनका बिहेवियर क्या होता था। लाइक कि उनके बारे में मैंने एक दफ़ा एक बड़ी की शख्सियत ने किसी अदालत की बैठी हुई थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सुना कि फ़लाँ मीटिंग के अंदर काजी साहब ने बड़ा शाउट किया। तो उन्होंने कहा शाउट तो वो हर वक्त करते हैं, गुफ्तगू तो वो कभी करते ही नहीं है। तो ये उनका एक रिप्यूट थी। तो अब कहते हैं कि अब वो बहुत जो आने जाने वाला उससे बड़ा नाराज़गी से मिल रहे हैं, और बड़ा उनका बिहेवियर ऐसा है कि लोगों पर गुस्से हो रहे हैं, बिला वजह भी गुस्से हो रहे हैं। तो वो शायद कहते हैं कि उसकी वजह यही है कि वो अब नज़र आ रहा है एक्सटेंशन नहीं मिल रही, रिटायर हो रहा हूँ, हनीफ राजपूत से केटरिंग का इंतज़ाम करवाया जा रहा है, मेरे रिटायरमेंट के पेपर्स तैयार हो रहे हैं, और फिर मैं वफाकी आईनी अदालत का जज भी नहीं लगने जा रहा। तो वो जैसे कहता है ना, वो थोड़ा उनका बेचारे नहीं है, वो उस जगह पे नहीं है। तो प्लीज़ इस पर आप खुशी का इज़हार मत कीजिएगा, ये बड़ा अफसोस का मुकाम होता है किसी के साथ इस तरह हाथ हो जाए। इतने वादे करके आपका महबूब आपको नहर वाले पुल पे बुला के छोड़ देना, तो आपको पता चले। तो बहरहाल अब इस सब में अब अगर काजी साहब ने वफाकी आईनी अदालत नहीं जाना, ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं बनना, तो फिर बकौल ख्वाजा आसिफ के कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल ही नहीं, तो फिर वफाकी आईनी अदालत की ज़रूरत भी क्या। यानी कि वो कहता है अगर हमारा महबूब ही नहीं बैठेगा, हमारी फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें ही वो नहीं बचाएगा, सुप्रीम कोर्ट को वो तबाह ही नहीं करेगा, तो फिर हमें उसकी क्या ज़रूरत उस आईनी अदालत की जिसमें हमारा मर्ज़ी का जज ही नहीं बैठा होगा। तो वो हालात इसी किस्म के हैं। तो अब हमने आज से 3 दिन कबल आपको खबर दी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी अदालत ही है, और जब वो आईनी अदालत है तो इसी आईनी अदालत के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑलरेडी मौजूद है कि 5 जजेस का लार्जर बेंच आईनी मुकदमात सुनेगा। तो हम ये कर देते हैं कि 5 मोस्ट सीनियर जजेस का एक आईनी बेंच तश्कील पा जाएगा जो आईनी पिटिशन सुना करेगा, क्योंकि 200 तो कुल टोटल आईनी पिटिशन दायर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो 200 पिटिशन के लिए एक पूरी आईनी अदालत बना दी जाए, तो बराए मेहरबानी एक आईनी बेंच बना दिया जाए। तो अब उसी की तरफ कंसेंसस बढ़ रहा है, ठीक है। और इस सब में अब ज़ाहिर बात है, अगर इसी सुप्रीम कोर्ट में बनना है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का जिसे कहते हैं नोटिफिकेशन जारी होना का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो बड़े की कानूनी दिमागों से हमारी सुप्रीम कोर्ट के नहीं हुकूमत के उनसे बात हुई आज। तो उनसे हमने पूछा कि आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का कि वो 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ लेंगे।
तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा यार कल आपको बताते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि आज या कल या फिर इसी हफ्ते में गालिब इम्कान है या अगले हफ्ते के शुरू में किसी भी वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये काफ़ी अब वाज़ेह नज़र आ रहा है। और इसी तरह वफाकी आइनी अदालत का आइडिया भी दफन होता नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस सब के अंदर अब अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस कादी फैसला बेचारे कहाँ पर खड़े हुए हैं, वो तो इस्तेमाल हो गए। लेकिन एक और शख्स जो नून लीग ने बड़ी कामयाबी से खेल खेला कि आप देखिए, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी कामयाबी से ये खेल खेला कि आज़म नज़ीर तारड़ कहीं पर नहीं सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक्स की कि हम वफाकी आइनी अदालत बनाने जा रहे हैं और बड़ी मुल्क की ज़रूरत है और ये है और वो है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहीं पर ऐसी कोई टॉक नहीं की। बिलावल भुट्टो साहब सहाफ़ियों को बुला बुला के मुलाकातें करके वहाँ पर भी वफाकी आइनी अदालत की वकालत करते रहे, मीडिया को इंटरव्यू भी देते रहे, चाहे आसमा शराजी साहिबा हों, चाहे महर बुखारी साहिबा हों, इन लोगों को वो इंटरव्यू भी देते रहे और वफाकी आइनी अदालत कायम करने का बबांगे दहल ऐलान करते रहे कि हम वफाकी अदालत कायम करेंगे। ये भी कहते रहे कि 25 अक्टूबर से पहले कायम करेंगे क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती। और देखिए ये जजेस होने नहीं देंगे 25 अक्टूबर के बाद, क्योंकि इन्होंने तो देखिए संडे वाले दिन फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस तक को भी इल्म नहीं था फैसला जारी हो रहा है, वो जो जारी हो रही है छुट्टी वाले दिन इलेक्शन कमीशन को वजाहत कि आप नहीं मखसूस नशिस्तें दे सकते और जिसे कहते हैं PTI के अरकान को नोटिफाई करें, वो आज़ाद नहीं है। तो इस किस्म की उन्होंने बातचीत की सारी। तो बिलावल भुट्टो एक खुल के पोजीशन लिए हुए थे। अब हुआ क्या, अब नून लीग वाले पीछे से भाग रहे हैं कि हम तो नहीं कहते वफाकी आइनी अदालत, हमारे तो है नहीं, क्या होता। इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है, जिन्होंने वो पूरा मुसवदा तैयार करवाया था, ठीक है, 2 वकीलों से, हमने आपको बताया, एक मखदूम और एक हामिद नाम का वकील, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट भी अब इधर उधर से निकल रही है। ज़राए बताते हैं कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते फिर रहे हैं इधर उधर लोगों को, नहीं ये जस्टिस, ये जो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम थे जो पिछले DGISI थे, ये उनका आइडिया था, बाकी हमारा कोई आइडिया नहीं था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को ना बनने दें और ये और वो। और ये इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से पॉलिसी रही है। जब उन्होंने कोई काम करवाना होता है, धमकी लगानी होती है, तो वो कहते हैं ये इदारा आपको कह रहा है, अगर आप नहीं मानेंगे तो इदारे के साथ लड़ाई ले रहे हैं। और जब उन्होंने जूतियाँ छोड़ के भागना होता है तो वो जो जर्नल रिटायर होता है ना, वो उस पर सारा कुछ डाल देते हैं, ये इसने किया, ये करता था, हमारी तो कभी ख्वाहिश ही नहीं रही ये करना, हमारा तो कभी इरादा ही नहीं था। तो अब वहाँ पर भी सभी इस किस्म की आवाज़ें आने लगी हैं। तो अब इस सब में तमाम का तमाम बोझ एंड में पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया गया कि देखें जी ये तो बिलावल भुट्टो साहब कहते फिर रहे थे। तो उसी सिलसिले की अब ज़रा कहते हैं कि ये कड़ी है कि आज बिलावल भुट्टो साहब वफद के साथ मियां नवाज शरीफ साहब से जाके मिले हैं और शायद बिलावल भुट्टो भी आज यही पल्स लेना चाह रहे होंगे, नब्ज़ चेक करना चाह रहे होंगे PMLN की कि क्या वो वफाकी आइनी अदालत के इस कॉन्सेप्ट को अभी भी सपोर्ट करेंगे या वो हाथ खींच रहे हैं। क्योंकि नून लीग ने बड़ी खूबसूरती से अपनी सियासत तो तबाह की गई थी, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी जो इस दौर में अभी भी सिंध में बची हुई थी, उन्होंने उनको भी वल्नरेबल किया। कि अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये मालूम होगा कि बाकी तो चले इतना नहीं बोल रहे थे, बिलावल भुट्टो बहुत बोल रहे थे, ठीक है। तो अब ये जहाँ पर हालात हों, अब ऐसे में आपको मालूम है सदारती आर्डिनेंस जारी करवा के एक कमेटी तोड़ी गई थी। हमने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस कादी फैसला ने 9 लार्जर बेंचेस बनाए थे, 9 लार्जर बेंचेस, लेकिन तारीख एक केस की लगाई थी, वो 63A के लार्जर बेंच की लगाई थी, क्योंकि हुकूमत को हार्स ट्रेडिंग से वोट दिलवाने थे। PTI के लोग अगवा करवा के उनकी बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें अगवा करवा के वोट दिलवाने थे। तो उसके लिए हार्स ट्रेडिंग की वो शिक गैर मौसर करनी ज़रूरी थी, जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला कालेदम करार देना ज़रूरी था, तो वो उन्होंने लगा के कर दिया। अब हम बार बार कह रहे थे कि चीफ जस्टिस कादी फैसला ने बाकी 8 लार्जर बेंचेस के डेट इसलिए फिक्स नहीं की कि जिस दिन वो डेट होगी वो जजेस उस लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर देंगे, और इनकार कर देंगे तो चीफ जस्टिस कादी फैसला की हांडी बीच चौराहे फूट जाएगी कि सिर्फ वकला और अवाम उस आर्डिनेंस की मुखालफत नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उस आर्डिनेंस के तहत बनी हुई उस कमेटी को जाली कमेटी मानते हैं और उसके तश्कील करदा बेंचेस में नहीं बैठेंगे। और हमने तब भी आपको खबर दी थी कि ये वही पॉलिसी होगी जो चीफ जस्टिस कादी फैसला और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इख्तियार की थी।
कि हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद अप्रैल 2022 में हम अब अप्रैल 2023 में कि अब हम आईनी मुकदमात नहीं सुनेंगे, हम रूटीन के मुकदमात सुनेंगे। तो इन जजेस ने भी, क्योंकि रूटीन के मुकदमात कमेटी फिक्स नहीं करती प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो रूटीन में ऑफिस भी फिक्स कर देता है। तो उन्होंने कहा कि हम रूटीन के मुकदमात सुनेंगे, आईनी पिटिशंस नहीं सुनेंगे, वो केसेस नहीं सुनेंगे जो कमेटी फिक्स करेगी। तो आज एक सिविल मैटर था जो टैक्स से रिलेटेड था, उसका केस एक 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने फिक्स था और वो कमेटी ने फिक्स किया था और उसकी सरबराही जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे थे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि बेंच ने आज वो केस नहीं सुना और डी लिस्ट कर दिया और बेंच उठ के चला गया, अवेलेबल नहीं था। उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं सुनते ये केस, ठीक है, हम कमेटी को मानते ही नहीं, ठीक है। जाते जाते चीफ जस्टिस काजी फैसला के लिए एक और एम्बैरसिंग मूवमेंट है, ठीक है, कि एक बेंच ने उनका तश्कील करदा बेंच जो था, उन जजेस ने कहा ही नहीं कि ये बेंच लाफुली आपने तश्कील दिया, हम सुनते ही नहीं है, ठीक है। और ये अब मुझे वो याद आ गया कि आज से कोई 1.5-2 माह पहले की बात है। एक बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान में अपना वक्त गुजार के और वापस जा रही थी, तो उनका फेयरवेल डिनर था, ये अगस्त की बात है। तो मैं वहाँ पर इनवाइटेड था। वहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत, पाकिस्तानी नहीं है वो शख्सियत, तो मैं उस डिनर पे इनवाइटेड था। तो मैंने उनसे वैसे ही मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को और सब कुछ को। उन्होंने कहा बस ठीक है, हो रहा है ये। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वैसे आपकी जो सिचुएशन की रीडिंग है उसके मुताबिक क्या हमारे जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं उनको एक्सटेंशन मिलेगी, वो 25 अक्टूबर से आगे कंटिन्यू करेंगे? तो उन्होंने मेरे मुंह की तरफ यूँ करके देखा, एक स्माइल देकर उन्होंने मुझे सार्केस्टिकली एक वर्ड कहा, उन्होंने कहा ही इज़ ए लेम डक, कांट यू सी हिम। यानी कि उन्होंने कहा कि यार वो बत्तख है जो बस गई पड़ी हुई है हमारे सामने, एक पड़ी हुई बत्तख है, चाहो गोली मार लो चाहो उठा के बाहर फेंक दो, ठीक। तो अब लगता है कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैसला की हैसियत यही है और बड़ा अफसोस होता है देख के। लेकिन जब आप एक्सटेंशन के खेलों में पड़ जाएं और अपनी अदालत को भी स्टेक पे लगवा दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खुल के कहें कि हमारे बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं, आपका जो वकील थे जस्टिस बाबर सत्तार जो आपके वकील थे उनकी फैमिली का, अहलिया और बच्चों का डेटा लीक कर जाए और उनकी हरासमेंट की जाए, आप उनके साथ भी खड़े ना हो, आप जो दरिंदे ये कर रहे हो उनकी साथ खड़े हो रहे हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब फिर माजरत के साथ बड़ा अफसोसनाक अंजाम होता है। और अब आप देख तो रहे होंगे कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं और तारीख़ में आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, आपको कैसे याद रखा जाएगा। बहुत ही अफसोसनाक है सब कुछ। मैं बहुत तल्ख रहा चीफ जस्टिस काजी फैसला पर उनके इस टेन्योर में, और मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। जिस तरह से वो काम कर रहे थे, मैंने माजी के चीफ जस्टिस के साथ भी यही किया, चाहे जस्टिस उमरता बंदयाल देख लें, जस्टिस आसिफ सईद खसा देख लें, जस्टिस साकिब निसार देख लें, जस्टिस गुलजार अहमद देख लें, मैंने सबको इसी तरह रगड़ा। यह नहीं कि मैंने चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ को खुसूसी बर्ताव किया, सबके साथ यही किया, लेकिन इसीलिए किया कि वो सब भी वही कर रहे थे जो चीफ जस्टिस काजी फैसला कर रहे थे। और चीफ जस्टिस काजी फैसला तो 2 कदम आगे बढ़ के वो कुछ कर रहे थे। इन्होंने तो इस हद तक जाके किया कि हमें पिछले जो चीफ जस्टिस थे वो लगने लग गए कि यार वो फिर भी ठीक थे। इस हद तक तो वो भी नीचे नहीं गए। तो अब मुझे वो अफसोस होता है क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता था कि आप हमें एक ऐसा फ्लेवर दे के जाते कि हम लोगों को बता सकते कि देखो चीफ जस्टिस ये होता है, उसका कंडक्ट ये होता है, वो इस तरह से गैर जानिबदार होता है,
किसी के बारे में उसकी पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस नहीं होती। वो किसी के बारे में अपने साथ हुआ हुआ माजी का ग्रज अपने दिल में नहीं रखता। वो इंसाफ देता है। वो अदालत में, जिसे कहते हैं, अदालत को मुतहद करके एक शफाफ तरीके से चलाता है। वो किसी का आदमी नहीं होता, वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं होता, वो हुकूमत का आदमी नहीं होता, वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए फ़ैसले नहीं देता, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लिसिट नहीं होता जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशों में, विल ऑफ द पीपल को अंडरमाइन करने में और वोटर को और सियासी जमातों को डिसफ्रेंचाइज करने में। लेकिन माजरत के साथ आप ऐसे ना निकले, आपने ऐसा ना किया कि हम लोगों को कह सकते कि ऐसा होता है चीफ जस्टिस। आपने वो राह ही ना चुनी कि जिस पर हम आपकी मिसालें लोगों को दे सकते। देंगे अब भी मिसालें आपकी, लेकिन शायद वो अल्फाज ऐसे होंगे जो काश आपके लिए इस्तेमाल ना करने पड़ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।